स्वागत है आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन आज है और देश विदेश से प्रधानमंत्री को बधाई संदेश मिल रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आज है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र सेवा और जनहित को सर्वोपरि रखने वाले संकल्पित कर्मयोगी को शुभकामनाएं, ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि हम स्वच्छता के प्रयास और गरीबों की सेवा कर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का उपहार दें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आज है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन्हें बधाई दी है और ट्वीट किया है। लिखा है कि करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं। नया भारत आपके निर्णायक नेतृत्व में आत्मनिर्भर होकर विश्व गुरु बने। कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया है और बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि भारत की गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत बधाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। भोपाल से खबर है, आंगनबाड़ी पोषण केंद्रों में आज से दूध वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं और गरीब कल्याण सप्ताह के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है। और बड़ी खबर की, महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। ग्वालियर में सिंधिया के पुलिस वाहन का इस्तेमाल करने के मामले में चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांग लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गृह विभाग को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर 3 दिन में इसकी जानकारी मांगी गई। सिंधिया के पुलिस वाहन का इस्तेमाल करते हुए फोटो वायरल हुए थे। ग्वालियर मुरैना में सिंधिया के पुलिस वाहन में बैठे ये फोटो वायरल हुए थे। कांग्रेस समेत विपक्ष ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी कि पुलिस के वाहन का उपयोग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस के वाहन का उपयोग ये हुआ है, जिसके बाद अब मामले में संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा गया है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सुशील, ये तस्वीर वायरल हुई थी और इसको लेकर तमाम विपक्ष जो है तमाम सवाल उठा रहा था। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जानकारी मांगी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, पिछले सप्ताह ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बीजेपी के नेता लोकार्पण समारोह आयोजित करने के लिए ग्वालियर संभल दौरे पे थे। इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस की नंबर की गाड़ी पर चढ़े हुए हैं और उस पर बाकायदा राजनीतिक इस्तेमाल की जो है आरोप लगे थे और इस फोटो को लेकर काफी बवाल मचा था। कांग्रेस ने विरोध भी किया था और कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग में भी की थी और ये कहा था कि सिंधिया ने किस तरह से, किस हैसियत से पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया है और जो नंबर था उस नंबर के आधार पर गाड़ी जो थी वो पुलिस की गाड़ी मानी जा रही थी। यही वजह है कि जब इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग तक पहुंची तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने
मध्य प्रदेश के गृह विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें इस फोटो का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी है कि आखिरकार सिंधिया इस पुलिस के वाहन में किन परिस्थितियों में चढ़े, क्या ये फोटो वाकई में सही है या फिर फेक है या फिर क्या हालात थे। इन तमाम बिंदुओं की जानकारी जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मांगी है और 3 दिन के अंदर गृह विभाग को ये जानकारियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस फोटो के बाद जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था, विरोध किया था और शिकायत की थी, उसके बाद अब निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये नोटिस देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं अब ये उपचुनाव के पहले रस्साकशी लगातार चल रही है और इस फोटो को लेकर जो बवाल मचा था, अब बवाल चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश का उसका जवाब चुनाव आयोग को भेजेगा। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भी ग्वालियर से ही है। कमलनाथ पर वीडी शर्मा ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की सियासी जमीन खोखली हो चुकी है। कमलनाथ के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये वीडी शर्मा की तरफ से बयान है। अपने मन के पुलाव खाते रहे कि बीजेपी कमलनाथ के डर से डरी हुई है। अरे बीजेपी जमीनी संगठन है। कमलनाथ जी आपकी ज़मीन खोखली हो गई है, तो आप ये जो उसमें गुब्बारे में हवा भरना चाहते थे, हवा नहीं भरेगी, अब हवा निकल चुकी है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा होना है। 2 दिन के प्रवास पर वे भोपाल आ रहे हैं। आज और कल अलग अलग हिस्सों में वे बैठक भी करने वाले हैं। वीएचपी के पदाधिकारी जो हैं उनके साथ, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना काल में काम को लेकर भी समीक्षा होगी और उनका ये दौरा 6 महीनों में ये तीसरा दौरा उनका ये है भोपाल में। और समीक्षा पिछली दफ़ा आए थे तब भी उन्होंने समीक्षा की थी। वैसे आपको बता दें कि चुनाव भी बिल्कुल करीब हैं, हालांकि तारीख तय नहीं हुई लेकिन चुनाव बेहद करीब हैं। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, जानकारी लेते हैं उनके इस दौरे के बारे में। शरद, मोहन भागवत का दौरा 6 महीनों में तीसरा दौरा, पिछली बार भी आए थे, कामों की समीक्षा की थी कि किस तरीके से कोरोना काल में काम किए जाएं, लोगों तक जगह बनाई जाए और लोगों की मदद की जाए, लेकिन इस बीच चुनाव भी सामने। शरद, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है कि शरद तक अभी संपर्क नहीं हो पाया है। कोशिश करेंगे शरद से संपर्क करने की, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका ये माना जा रहा है। 2 दिनों का ये दौरा है। आज आएंगे, आज और कल 2 दिनों तक वे वीएचपी के पदाधिकारियों से भी चर्चा करने वाले, अलग अलग हिस्सों में बैठक करने वाले, बात करेंगे और कोरोना काल में कामों की भी समीक्षा होगी। जो संघ की तरफ से काम किया जा रहा है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। आगे क्या, किस तरीके से कोरोना काल में और काम किए जाने चाहिए संघ के द्वारा, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा, 6 महीने में तीसरी दफ़ा आ रहे हैं। पिछली बार भी आए थे तो कोरोना काल में काम को लेकर समीक्षा की थी। जब आ रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी सामने है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 2 महीने के अंदर ही तीसरा दौरा संघ प्रमुख का है, मध्य प्रदेश और भोपाल का। लिहाजा ये भी एक सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ही संघ प्रमुख लगातार यहाँ पर एक्टिव है। इससे पहले चेंगड़ी भवन में उन्होंने मध्य और मालवा प्रांत के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी और उससे पहले शारदा विहार में एक बड़ा मंथन संघ का हुआ था। तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो सभी वहां पर आए थे। आज और कल 2 दिन तक संघ प्रमुख जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं उनके साथ में मंथन करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। अलग अलग जो राष्ट्रीय टोली हैं उनकी साथ में उनकी चर्चा की जाएगी। ये जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक वो संघ के कामों की और विश्व हिंदू परिषद की ओर से क्या किया गया कोरोना काल के दौरान उसकी समीक्षा करेंगे और आने वाले वक्त में कैसी भूमिका होनी चाहिए इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो ये जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक वो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि संघ अपनी जो पैठ है वो मध्य प्रदेश में और ज्यादा बढ़ा रहा है, तेज हो रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो
तो जो संघ के प्रचारक थे हितानंद, उनको सह संगठन मंत्री बीजेपी का बनाया गया है। तो ये भी उसी नजर से जोड़कर इसको देखा गया। तो अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ इन दौरों के मायने हैं, क्योंकि जब भी संघ प्रमुख का दौरा होता है तो बेहद गोपनीय तरीके से बैठकें और उनके आयोजन होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रेगुलरली आना और 2 महीने के अंदर ही तीसरी बार आना सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल चर्चा का विषय बना। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आदिवासी एनकाउंटर के मामले में राज्यपाल ने मध्य प्रदेश की सीएम को पत्र लिखा है। अनुसुईया उइके ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। आदिवासी एनकाउंटर की जांच के लिए भी कहा है। कवर्धा के आदिवासी को एमपी की पुलिस ने गोली मार दी थी। झाम सिंह धुर्वे नाम था और एनकाउंटर उसका कर दिया गया था नक्सली बताकर। लेकिन इस पूरे मामले में वन मंत्री जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और पत्र भी उन्होंने 2 बार लिखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई इस पर जब जवाब नहीं आया, प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उन्होंने राज्यपाल से कल फोन पर बात की थी। तो अब राज्यपाल ने इस मामले में शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, ये मामला बढ़ता जा रहा है और 2 प्रदेशों के बीच का अब ये मामला हो गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 बार, वन मंत्री ने 2 बार पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राज्यपाल को पत्र लिखना पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को भी संज्ञान में लेना था, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसका कहना है कि उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि एक निर्दोष आदिवासी की मौत का मामला है, तो इसे प्रदेशों से इतर देखना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि लगातार जो है 2 बार यहाँ से वन मंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं और इसके साथ ही जब उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से बात की और राज्यपाल जो अनुसुईया उइके हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस साथ ही इस चिट्ठी में लिखा है कि न केवल इस घटना की जो है उच्च स्तरीय जांच कराया जाए इस एनकाउंटर का, उसके साथ ही पीड़ित परिवार जो है उसको मुआवजा भी दिया जाए। उन्होंने इस पूरी चिट्ठी में इस बात का जिक्र भी किया है कि जो मोहम्मद अकबर ने जो चिट्ठी लिखी थी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद अकबर ने किस तरह से फोन में पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। अब देखना ये है कि क्योंकि वन मंत्री खुद यहाँ के जो मंत्री हैं वो 2 बार चिट्ठियां लिख चुके हैं, अब राज्यपाल से बात की चिट्ठी चली गई है, उसके बाद भी क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान में लेती है या नहीं लेती है। लेकिन ये जरूर है कि एक गरीब आदिवासी की जो है वो मौत हो गई है एनकाउंटर में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह की संवेदनशीलता की जरूरत जो मध्य प्रदेश सरकार को दिखानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। ममता, एक बात और, ये भी उन्होंने कहा था, अनुसुईया उइके की तरफ से कहा गया कि वे राज्यपाल से भी चर्चा करेंगी इस मसले को लेकर। मुख्यमंत्री को तो चिट्ठी लिख दी है। क्या राजनीतिक इसके पीछे उठापटक देखने को मिल सकती है? हम ये माने कि इसके पीछे जो अभी तक मामले लंबित हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ से चिट्ठी लिखी जा रही है और जो शुरुआती तौर पे जांच हुई है वो भी मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया गया और अभी तो जांच की भी बात की जा रही थी, उच्च स्तरीय जांच कराया जाए कि अगर आपको ऐसा लगता है मसला क्या है पूरे मसले को लेकर। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे कोई जो सुगबुगाहट है जिस तरह से वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी अगर हम बात करें तो राज्यपाल ने ये भी कहा था कि वहाँ से राज्यपाल से बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात अगर बात करें तो राजनीति की बात करें तो हमने जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी यहाँ पर विष्णुदेव साय से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि किसी निर्दोष आदिवासी की मौत का मामला तो राजनीति से ही डर है और उन्होंने कहा था बात करेंगे, लेकिन राज्यपाल ने इस बीच चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री को। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव किस बात का? प्रस्ताव इस बात का कि कॉलेजों की पढ़ाई दूरदर्शन पर प्रसारित की जाए, इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शाम 7 से रात 10 बजे तक 3 घंटे तक कक्षाएं चलेंगी और रोजाना यूजी और पीजी की कक्षाएं चलेंगी। 3 घंटे के अंदर पढ़ाई करने वाले राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन भी हो गया है। प्रसारित करने के लिए व्यवस्था समिति बनाएगी। आयुक्त ने 15 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश भी जारी किए। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक ये कार्यक्रम चलेगा।
आगे बढ़ते मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं, जिसने संज्ञान लिया है। इंदौर का मामला है। अस्पताल में जो लापरवाही एमवाय में अस्पताल में सामने आई थी, इस मामले में संज्ञान लिया है। स्ट्रेचर पर पड़े पड़े शव सड़ गया था और उसके बाद कंकाल में तब्दील हो गया था। 30 दिनों तक शव स्ट्रेचर पर ही रहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। एसपी को इंदौर के कलेक्टर और एमवाय अस्पताल के अधीक्षक सभी से जवाब मांगा गया और 4 हफ्ते के भीतर ये जवाब देना होगा। बताएं कि मर्च्यूरी में स्ट्रेचर पर ही शव पड़ा था, कई दिनों तक पड़ा रहा था और कंकाल में तब्दील हो गया था। एमवाय अस्पताल की ये घटना है, बड़ी लापरवाही सामने आई थी और इस खबर को हमने दिखाया था। अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। चार हफ्तों में जवाब मांगा गया है कलेक्टर से, एसपी से और एमवाय अस्पताल के अधीक्षक से। जानकारी जो सामने आई उसके मुताबिक कई दिनों तक शव पड़ा था। अब विकास हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, ये बेहद गंभीर मामला था, कल हमने इस मामले को दिखाया भी, आज मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बेहद गंभीर मामले में अब 3 लोगों से जवाब तलब किया गया। बिल्कुल, सिस्टम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसी से ये सवाल पूछे गए, उसी से प्रतिवेदन मांगा गया। हालांकि 24 घंटे बाद मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद कलेक्टर, एसपी समेत एमवाय हॉस्पिटल के अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगा है। लेकिन ये जो स्ट्रेचर पर सब पड़ने का, सब पड़े सड़ने का जो मामला है, दरअसल इस सिस्टम की सड़ान को दर्शाता है। आखिर एक जो डेड बॉडी थी वो मिली, उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। इस लिहाज से उसे अंतिम संस्कार ना करते हुए उसे एमवाय रखवाया गया, मर्चुरी में रखवाया गया। लगभग 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन से रखा जाता है अगर किसी शव की पहचान नहीं होती है। लेकिन शव की पहचान नहीं हुई, इसलिए उसे मर्चुरी में रखा गया था। लेकिन उन्होंने फ्रीजर में न रखते हुए उसे खुले में रख दिया। यही वजह है कि बॉडी लगभग 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो डिकम्पोज हो गई पूरी तरीके से। उसकी पहचान अब ये भी नहीं हो सकती कि वो महिला की डेड बॉडी थी या पुरुष की डेड बॉडी थी। यदि इसे किसी ने इसकी हत्या की होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हो सका, उसकी पहचान तक नहीं हो सकी, तो ये कुल मिला के जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं अनसुलझी ही रह जाएगी। भले ही मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया हो, उन लोगों से पूछताछ कर ली जाएगी कि आखिर इसमें दोषी कौन है, लापरवाही किसकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो सिस्टम की सड़ांध के भेंट चढ़ गया है। यही वजह है कि एक ऐसा शव जिसकी पहचान नहीं हो सकी और उसमें तमाम उसके आसपास से दुर्गंध आने लगी, उसके बाद मामले का खुलासा हुआ, तब जाकर बिल्कुल कई सारे सवाल शायद सवाल ही रह जाएं कि कैसे मौत हुई थी, क्या हत्या हुई थी, कौन इसके पीछे था, किसकी हुई थी। बहुत सारे सवाल ही रह जाएंगे शायद। अब देखना होगा क्या जवाब आता है, मानव अधिकार आयोग को क्या जवाब भेजा जाता है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण आज होना है। 85 वार्डों के लिए आरक्षण होगा। SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए ये आरक्षण होना है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भोपाल से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के लिहाज से वार्डों का आरक्षण जो है वो आज होना है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या खबर है? आज निकाय चुनाव के जो चुनाव है उनके वार्डों का आरक्षण होगा और जो 85 वार्ड हैं जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग ये तमाम होते हैं, उनकी आरक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के पहले से ही काफी वाद विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें ये तय नहीं हो पा रहा था कि निकाय चुनाव को लेकर के आगे की क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये समन्वय भवन TT नगर में आयोजित होगा और यकीनन जिससे कहीं ना कहीं जो अब तक की वाद विवाद की स्थिति बनी थी वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज से वार्डों का आरक्षण शुरू हो गया है। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सफर करना महंगा पड़ सकता है। प्राइवेट यात्री बसों का किराया 25% तक बढ़ाने की मांग की गई है। बस ऑनर एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने की मांग की है। बस ऑनर एसोसिएशन ने परिवहन विभाग को इसको लेकर एक मांग पत्र भी सौंप दिया है। 50% तक किराया बढ़ाने की मांग इस पत्र में की गई है। 18 सितंबर को मंत्रालय में किराया बोर्ड की एक बैठक रखी गई है, यानी कल ये बैठक रखी गई है। अब इसमें कोई फैसला हो सकता है। तो ये एक बड़ी मांग की गई है। सफ़र करना अब ऐसे में यात्रियों के लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट यात्री बसों का किराया 25% तक बढ़ाने की मांग बस ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से कर दी गई है।
जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए। एक महिला के द्वारा महिला के पति की मौत के बाद पत्नी ने अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। मेडिकल अस्पताल में पति को इलाज नहीं दिया गया, निजी अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि आशीष तिवारी की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमण मौत की वजह बताया था। पत्नी का आरोप है कि अगर कोरोना से मौत हुई है तो क्यों अब तक रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पति की मौत पर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं और 10 मिनट में कैसे पति की मौत हो गई ये भी पूछा है। इंसाफ की गुहार भी लगाई है नेहा आशीष तिवारी ने और दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की। मिसेस नेहा आशीष तिवारी, वो आशीष तिवारी जिसकी जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को। अब जाके हिम्मत आई कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था जिसकी मेडिसिन वो पीसीजन डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए, मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, ये मामला सुबह इस पर हमारी बात हुई थी, इस मामले के सामने आने के बाद अब क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई जांच की बात कही गई है? देखिए, बेशक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके एक पीड़ित पत्नी ने अपनी आवाज उठाई है और गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए। जो कि एक तो निजी अस्पताल ने इलाज करने से मना किया, उसके बाद मेडिकल अस्पताल में इलाज इस और ढलता रहा कि निमोनिया है या कोरोना है, यही समझ में नहीं आया। आज 11 दिन हो गए हैं, मरीज की रिपोर्ट भी नहीं आई है कि क्या वो कोरोना पीड़ित थे। अगर वो कोरोना पीड़ित थे जैसा दर्शाया गया तो बॉडी हैंडओवर कर दी गई, ना ही पालन किया गया अंतिम संस्कार में। तो कहीं ना कहीं यहाँ खुद प्रशासन और मेडिकल प्रबंधन उलझा है इस पूरे केस में। और बेशक एक आवाज जो उठी है, काफी सपोर्ट भी उन्हें सोशल मीडिया पे मिल रहा है, हर कोई इस वीडियो को शेयर भी कर रहा है। लाजमी अगर इस प्रकार की लापरवाही हुई है, चूंकि इनकी एक छोटी बच्ची भी थी, जिस प्रकार की वो बात कह रही है वीडियो में कि आज भी मतलब ये सीन सबके साथ भी हो रहा है पुनीत की 10-12 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। इस बीच वो व्यक्ति कितनों को संक्रमित कर रहा है, चिंता में कुछ लोग हार्ट अटैक का शिकार भी हो रहे हैं जो बुजुर्ग मरीज हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एकाएक कर सामने आ रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है। ये बात हमने सुबह भी कही थी। लाजमी प्रशासन को अब कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हालात बिगड़े हैं लेकिन इतने नहीं बिगड़े जिस प्रकार के भोपाल या इंदौर में मरीज सामने आए हैं। जबलपुर फिर भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन इतने में भी स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। कोरोना की शुरुआत में तमाम दावे किए गए कि मेडिकल अस्पताल में 1200 बेड के ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। अभी तो एक्टिव केस ही 1100 हुए, उसमें भी स्थितियां पूरी बेपटरी हो गई हैं। तमाम जो दावे और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जांच करा रहा है और उसकी जांच रिपोर्ट 10 दिन तक नहीं आ रही है, उसके खुद के अंदर कितना संक्रमण बढ़ गया होगा। भले ही सरकार कह रही है कि आप जांच करा लीजिए, आपको संक्रमण के अगर लक्षण लगते हैं, लेकिन रिपोर्ट अगर 10-10 दिन तक नहीं आ रही है तो ये तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। सरकार को इस मामले में देखना चाहिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।